Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. And I welcome you to this next episode of Essay Discussion Forum. Today's topic is True Democracy and Enigma of Populist Leadership, या populist rule. एक important topic है क्योंकि democracy के साथ साथ हम देखते हैं कि recent last few decades में populism जो है ये भी on the rise रही है, जो शायद डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट के साथ क्लैश कर रहा है, या कम से कम उसके अंदर ये चीज शामिल नहीं थी. एंड इट्स अ न्यू डायमेंशन दैट वी आर सीइंग इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो इसके ऊपर हमारे सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये. सो हमारी जो रिसर्चर्स की टीम है ऐसे डिस्कशन फोरम की, उसमें से इस दफा फिर कुछ लोगों ने बहुत अच्छी आउटलाइन जिसके ऊपर बनाई हैं. आउटलाइन के साथ साथ इसका रिसर्च डेटा जो आपकी फैक्ट बुक के काम आता है वो भी साथ इन्होंने पेश किया है. So for first discussion outline, I will invite शाहसवार जफर. ये पहले भी बड़ी अच्छी outlines जो है वो अपनी present कर चुके हैं. So शाहसवार, next I would share the screen and it's over to you. Thank you. जी सर. जी जी सर, मैं स्टार्ट करूं? जी प्लीज. जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर मेंबर्स. तो हमारा टॉपिक है ट्रू डेमोक्रेसी एंड एनिग्मा ऑफ पॉपुलिज्म. तो इसमें आउटलाइन का ब्रेक डाउन ये होगा कि इंट्रो और कंक्लूजन के अलावा इसमें एक इन दोनों का कनेक्शन बताया गया है. उसके बाद के वजूहात क्या होती हैं, किन फैक्टर्स की बेस पे डेमोक्रेसी ट्रांसफॉर्म होती है पॉपुलिज्म के अंदर, उसके बाद इसके हार्मफुल इम्पैक्ट क्या आते हैं, और एंड पे इनको हम अवेयर्स कैसे कर सकते हैं या मिटिगेट कैसे कर सकते हैं इनका इफेक्ट. तो इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं अपने अल्फाज में कि इंसान के ऊपर रूल करने की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसान की अपनी पुरानी है. और एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में या आईआर में अक्सर दिया जाता है, एंड ऑफ हिस्ट्री, जो कि ये बताती है कि जो डेमोक्रेसी है ये हमारी फाइनल फॉर्म है. तो जब से इंसान की तारीख बनी और आज तक डेमोक्रेसी जब तक आई है फाइनल फॉर्म में, तो हम देखते हैं कि ये खतरात से खाली नहीं है. जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी थ्योरी होती है, उसको खतरात भी होते हैं. तो इसको भी खतरात हैं, जिनमें से एक जो आज की दुनिया में, आज की सेंचुरी में मोस्ट पर्टिकुलरली है, वो पॉपुलिज्म से है. तो उसके बाद पॉपुलिज्म के अगर हम देखें कि इसका जमहूरियत के, डेमोक्रेसी के साथ क्या रिलेशन बनता है, तो ये हम देखते हैं कि ये पिछली सदी से पहले ये दुनिया इसको इतना नहीं जानती थी, और ख़ास तौर पे 21st सेंचुरी की डाउन के साथ इसका बहुत ज़्यादा एक वो तकरीबन अक्रॉस विद इन ईच कॉन्टिनेंट हमें इसकी प्रेजेंस मिलना शुरू हुई है बाय वर्च्यू ऑफ सोशल मीडिया, कि अब ये एक जगह कंटेन होके नहीं रहती. और एक जो हमें इसका रिलेशन निकलता है वो ये है कि जितने भी ऑलमोस्ट पॉपुलिस्ट लीडर्स आए हैं वो सब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे. अगर हम अभी वालों पे भी नज़र दौड़ाएं, जो कि हम आगे जाके देखेंगे, या इवन जो सबका हिस्ट्री में रह चुके हैं उनको भी देखें, तो अक्सरियत वही है जो डेमोक्रेसी के थ्रू आए और बाद में पॉपुलिज्म में ट्रांसफॉर्म हो गए. तो अब हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इनकी डेमोक्रेसी पॉपुलिज्म में ट्रांसफॉर्म होती है. उसमें सबसे पहला फैक्टर अगर हम देखें तो जो आर्गुमेंट हमारा 3A है, उसमें यह है कि जब किसी कौम के साथ इनजस्टिस होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, तो उनमें एक ऐसा लीडर पैदा होता है किसी टाइम पे आके, जो कि उनको बताता है कि इनजस्टिस हुआ और हमने उसका बदला लेना है. हम क्रोनोलॉजिकली शुरू करते हैं, जो मेन मेन एग्जांपल्स हैं, वैसे तो बेशुमार हैं. वर्ल्ड वॉर वन हुई, उसके बाद हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ वर्सले होती है जर्मनी अलाइड और एक्सिस के दरमियान. तो उसमें एक्सेस पावर का जो मेन कंट्री था जर्मनी, उनका एक लीडर आता है एडोल्फ हिटलर के नाम से, और वो अपनी कौम को बताता है कि इस तरह हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है. तो उसके बाद वो उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, एक एक्सटर्मिनेशन कैरी आउट करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान. और जो कुछ होता है वो हम देखते हैं कि वो इस इनजस्टिस के नतीजे में होता है, जो कि वो खुद बताते हैं कि वो किस वजह से ये कर रहे हैं. उनकी, क्योंकि ट्रीटी के सिलसिले में उनकी जो लैंड है, उनके रिसोर्सेज हैं, वो भी एक्सेस पावर अलाइड पावर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं. इसी तरह बेंटिनो मैसोलिनी की एग्जांपल है, जो कि इटली के प्राइम मिनिस्टर थे. उनको भी जब वो हार जाते हैं, जर्मनी, इटली, जापान, दे वर ऑन सेम साइड,
तो वो भी इनजस्टिस तस्वर करते हुए बहुत फियर्सफुली मुकाबला करते हैं दोबारा आके। फिर एक इसकी लेटेस्ट लेटेस्ट एग्जांपल है जो कि इसी साल हमने देखी है कि हमारे साबिक वजीर आजम थे, उन्होंने एक ये दिया कि बाहर से कॉन्स्पायरेसी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, लोकल लोगों ने, लोकल पावर्स में जो इलीट हैं उन्होंने मिलकर किया है। तो उन्होंने भी इसको काफी इस आर्गुमेंट का सहारा लेके उन्होंने इसके खिलाफ कोशिश की है और अभी भी कर रहे हैं। उसके बाद हम देखें कि एक जो मेन फैक्टर होता है पॉपुलिज्म की तरफ जाने का, वो कंजर्वेटिज्म है। कंजर्वेटिज्म को हम ऐसे कहेंगे कि कदामत परस्ती के, यानी जो पुरानी इकदार, पुरानी रवायात है उनमें जाना है। और पुरानी रवायात में कौमों पर खास तौर पे पुरानी इकदार होती है कि जो उनका सबका पास्ट ग्लोरी रह चुकी है। तो इसकी भी बेशुमार एग्जाम्पल है। हम ये एग्जाम्पल के तौर पे दो देखते हैं जो रिसेंट है। उसमें डोनाल्ड ट्रंप का रूल हमने देखा। डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन के दौरान उनका स्लोगन था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ग्रेट अगेन से क्या मुराद है उनकी? हम देखते हैं कि उसमें अमेरिकन सोसाइटी बहुत बुरी तरह बाइफरकेट हो चुकी हुई थी। उसमें जो लोकल लोग हैं, यानी कि लोकल लोग भी नहीं कहना चाहिए, जो वाइट अमेरिकन हैं उनके, और ये जो बाहर से इमिग्रेंट्स आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं अमेरिका वो कौम है जो कि इमिग्रेंट्स ने बनाई है, लोकल लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो उन्होंने उनकी बालादस्ती के लिए एक काफ़ी पॉलिटिकल जंग लड़ी, और वार ऑन टेरर से भी अमेरिका को बहुत लॉस हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हम उससे भी रिकवर करेंगे, जितने जो हम फालतू के पैसे दे रहे हैं उनके मुताबिक, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है उन सब से विड्रॉ करेंगे, वार ऑन टेरर से विड्रॉ करके फौजें बुलाएंगे। तो ये उनका ट्रम्प का था। उसके बाद ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो। तो ये क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन मैंने इसलिए मेंशन किया अलग से क्योंकि आगे आता है कि ये सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ हैं, अबॉर्शन, ड्रग लिबरलाइजेशन, सेकुलरिज्म और अफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ हैं। तो ये भी कदामत परस्त हैं जो कहते हैं कि जो इक़्तिदार हमारी पहले से कायम है हमें उन्हीं पे रहना है और मजीद पहले वालों पे रिवर्ट बैक करना है। तो इसकी वजह से ये एक पॉपुलिस्ट लीडर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, क्योंकि अवाम की एक बड़ी अक्सरियत जो है वो भी ये चाहती है। तो देखें, कोई भी पॉपुलिस्ट लीडर जब बनता है तो वो अवाम की अक्सरियत के बगैर नहीं बनता। अवाम होते हैं तो कोई हुक्मरान होता है। तो जब पॉपुलिस्ट लीडर भी तब बनते हैं जब उनके जिस ख्यालात को वो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं उनको मानने वाले अच्छे खासे लोग इनकी रियाया में मौजूद होते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं कि तीसरा आर्गुमेंट क्या हो सकता है कि एक डेमोक्रेसी पॉपुलिज्म में ट्रांसफॉर्म होती है। वो ये है कि अगर किसी टाइम पे हिस्ट्री में आप अपनी कम्युनिटी को लीड कर चुके हैं एज अ होल, एज अ वर्ल्ड, तो वो एस्पायरेशन आप में दोबारा पैदा होती हैं। जैसे कि हमने तैयब एर्दोगान को देखा है तुर्की में, मॉडर्न तुर्की में। वो आजकल पैन इस्लामिज्म की बात करते हैं, ऑटोमन कैलिफेट की, क्योंकि वो दोबारा से कायम करना चाह रहे हैं। उस तरह तो कायम नहीं हो सकता, लेकिन किसी तरह वो चाहते हैं कि इनकी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके ऊपर कोई स्पिरिचुअल इनका होल्ड दोबारा से आ जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं कि जो कि उनके ड्रामास कास्ट होते हैं, जैसे कि अर्तुगल के नाम से हुआ है, कुरुलुस उस्मान के नाम से हुआ है। ये आर्गुमेंट इसलिए है क्योंकि ये ड्रामे स्टेट की तरफ से बनाए गए हैं। नॉर्मली ये होता नहीं है। रियासत जब भी मीडिया में आती है तो उसके कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो जैसे हमारे ISPR वाले ड्रामे जब बना करते थे, हम ऑपरेशन में जब थे, ऑपरेशन राय ने जहाँ था, तो उनका एक मकसद था कि सॉलिडारिटी पाक फौज वगैरह के साथ। लाइक वाइज इनका ये पर्पज है कि एक दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारी एक मुस्लिम वर्ल्ड को इन पर्टिकुलर, कि इनका जो बाईगोन रूल रह चुका है एक्सक्यूज मी, जो आपकी आवाज कम हो गई है शाश्वर। जी सर, कि उनको जो रूल रह चुका है उसको दोबारा रिवाइव करने का एस्पिरेशन इनमें है। एक इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक ग्रीवेंस हो सकता है, जैसे कि ब्रेग्जिट की फॉर्म में हमने देखा है। अब बोरिस जॉनसन एक पॉपुलिस्ट लीडर थे, उनकी एक बहुत पॉपुलिस्ट मूवमेंट चली थी कंजर्वेटिव ब्रिटिश की तरफ से कि हमें यूरोपियन यूनियन से बॉर्डर अपना बंद करना है, जो मकामी लोग हैं उनको हमने वो करना है, प्रमोट करना है। क्योंकि उन्होंने वो टाइम देखा है जब यूरोपियन यूनियन, यानी 1973-74 से पहले का ब्रिटिश, जब इनके लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट थे। तो बोरिस जॉनसन ने फ्लैग बेयरर बने, उनका व्यू लेके आगे चले, और उसके बाद उन्होंने ब्रेग्जिट करवाया। इनका भी एक स्लोगन हुआ करता था, काफी पॉपुलर था, गेट ब्रेग्जिट डन। और कंजर्वेटिव व्यू है, इनकी जो पार्टी का नाम भी कंजर्वेटिव पार्टी है। तो ये उन्होंने कैसे किया है? बॉर्डर कंट्रोल करके और इमिग्रेशन से किया है। उसके बाद एक आर्गुमेंट आता है जो बहुत हिस्ट्री में कंट्रोवर्शियल भी रह चुका है,
और जिसका सबसे ज्यादा लॉस भी होता है उनकी कौम को भी और बाकी कौमों को भी, वो रेशियल सुप्रीमेसी है कि जब कौमों को लगता है कि शायद हमारी जो रेस है वो बाकी दुनिया से सुपीरियर है। लाइक इसकी दो बड़ी एग्जांपल हैं, एक तो आर्यन रेस की है जो कि की हिटलर की आइडियोलॉजी थी जर्मनी में, पर्टिकुलरली वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दरमियान। उसके बाद एक करंटली है हिंदुत्व आइडियोलॉजी है जो राष्ट्रीय सेवक सिंह की तरफ से है, जिनका पॉलिटिकल फ्रंट बीजेपी है, और अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बड़ा एक्सटेंसिवली पूरे कंट्री में इसको कैरी आउट कर रहे हैं। हम आगे जाके देखेंगे कि वो क्या मैनिफेस्टेशन है जहाँ से हिंदुत्व हमें मटेरियलाइज होती हुई नजर आती है। तो ये 5 हमारे मेन आर्ग्यूमेंट्स थे कि जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी पॉपुलिज्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ट्रांसफॉर्म हो गई, अब उसके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं सोसाइटी पे या वर्ल्ड के ऊपर। तो उसमें जो मेन एस्पेक्ट मेरी नज़र में है वो ये बनता है कि जो क्रिटिकल इश्यूज हैं जो कि वाकई जिन पे बात होनी चाहिए वो ओवरलुक हो जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वाकई पॉपुलिज्म के थ्रू हम ऐसा कोई इश्यू सॉल्व करते हैं जिसकी हमारी कौम को लॉन्ग टर्म में ज़रूरत होती है, जैसे ब्रेग्जिट वाला है। वो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक उनका इशू था, जेन्युइन था, उनको अगर लगता है कि ऐसे होना चाहिए तो फिर उनको ऐसे करना चाहिए। वरना बाकी जितनी एग्जांपल है हम देखते हैं कि ना कौम को कोई फायदा हो रहा है ना लीडर्स को फायदा है, बस उनका एक लीडर की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। तो अभी भी हम जितने भी पॉपुलिस्ट मूवमेंट हैं उनमें देखें ना कोई एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रही है ना कोई एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि ये जो दो चीजें हैं इनको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए होता है। और जबकि पॉपुलिज्म चलती है इमोशन के ऊपर, इमोशन में कभी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं आता, वो शॉर्ट टर्म होते हैं। और लाइक वाइज लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए ग्रास रूट चेंज भी आपको चाहिए, और ग्रास रूट चेंज आपको फौरन नजर नहीं आती, मीन्स के अगले इलेक्शन में आपको नहीं नजर आती 5 साल के बाद। तो पॉपुलिस्ट लीडर ऐसी चीजों को कम फोकस करते हैं। तो उसके बाद हमारा एक इम्पैक्ट जो बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है वो ये है कि नेशन का इंटेलेक्ट एज अ होल काफ़ी डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि हमने अभी जस्ट बात की कि ये जो इंटेलेक्ट प्रोग्रेसिव होता है, जबकि जो पॉपुलिज्म है या इमोशंस हैं ये यूजुअली कंजर्वेटिव और हैंड रेट्रोग्रेसिव होते हैं। ये कौम को आगे बढ़ने से माइंडसेट को रोक देते हैं। जो महज़ब आवाज़ें होती हैं उनको सप्रेस कर दिया जाता है। मॉब मेंटेलिटी हम जानते हैं क्या होती है। कोई अगर समझदार बंदा भी मॉब में फंस जाए तो वो भी या तो वो बोल पाएगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 1 × ऑल होता है वो। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि लास्ट सेंचुरी में 1960-70s में फ्रांस और अल्जीरिया की वॉर हुई थी। तो काफ़ी फ्रांस में, क्योंकि वो महज़िब माशरा है, डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पे लोगों ने बहुत शोर मचाया। उन्हीं लोगों में शोर मचाने वालों में एक जीन पॉल सार्तर भी थे जो कि बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं। 1980 में उनकी डेथ हुई है। तो वो भी जंग के खिलाफ शोर मचाने वालों में शामिल थे अपनी राइटिंग और स्पीच के थ्रू। तो काफी लोगों ने फ्रांस के प्रेसिडेंट को मशवरा दिया कि वो आपके खिलाफ, आपकी पॉलिसी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपको उनके खिलाफ कुछ करना चाहिए, उनको एक्शन लें, ये तो बहुत लोगों को भा रहे हैं। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट के अल्फाज थे कि सार्तर को कैद करना फ्रांस को कैद करने के मुतरादिफ है। तो महज़ब माशरे में ऐसे होता है। लेकिन जब हम पॉपुलिज्म की बात कर रहे हैं तो महज़ब माशरे में बहुत कम पॉपुलिज्म होती है, ये आमतौर पर तीसरी दुनिया के मसाइल हैं। तो उसके बाद जो एक मैनिफेस्टेशन है ये भी बहुत एडवर्स है, जो कि ये प्रमोट करता है फाशिज्म को, डिस्क्रिमिनेशन को, वायलेंस को। और उससे ज़्यादा खतरनाक बात है कि ये रिलीजियस बेसिस पे करता है। एक तो जब डिस्क्रिमिनेट आप सोसाइटी में करते हैं तो वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है। फॉर एग्जांपल, अगर क्रोनोलॉजिकली हम दोबारा शुरू करें तो सबसे पहले हॉलोकॉस्ट होता है जिसमें जीविश को मारा जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। इसकी वजह हमने देखी है कि आर्यन रेस सुप्रीमेसी है। इसी तरह ट्रम्प के जो सपोर्टर्स हैं, जब उनको पता चलता है कि उनका जो प्रेसिडेंट है वो हार गया इलेक्शन, तो वो भी कैपिटल हिल पे कब्जा कर लेते हैं, जो कि वाशिंगटन व्हाइट हाउस में है, प्रेसिडेंट की रेजिडेंस होती है। फिर उसके बाद एक रिलेटिवली लेटेस्ट हम देखते हैं कि आजकल इंडिया में हिजाब पे बहुत बैन हो रहे हैं। जैसे ये सिर्फ बैन नहीं, बैन से अगला स्टेप मुजाहरे भी हो रहे हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है या कर्नाटका है, उन रियासतों में इवन अदालतों ने भी बैन के फैसले को अपहेल्ड किया है। मार्च 2022 की बात है। उसके अलावा 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक पास हुआ था जो कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल था। मुसलमानों को उसमें टारगेट किया गया है। क्यों किया गया है वो हमने देखा लास्ट आर्गुमेंट में, कि आपको रेशियल सुप्रीमेसी होती है, आप चाहते हैं कि हिंदू डोमिनेंस रहे, और ये इंडिया बिलोंग्स टू हिंदू, उसकी वजह से। फिर हम आते हैं कि पोलराइजेशन। तो
और बाइफरकेशन अमंग द मैसेज और पोलराइजेशन इस पे प्रमोट होती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमें देखनी है कि सोसाइटी में डिवीजन हमेशा होती है, कभी भी कोई भी सोसाइटी हो, चाहे वो जितनी भी खुशहाल हो, डिवीजन से पाक वो नहीं होती। लेट्स सपोज कि एक नेचुरल डिवीजन होती है राइट वर्सेस लेफ्ट की है, जिसको हम लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव भी कहते हैं। ये हर माशरे में, इवन घरों में भी पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिस्टम ठीक है, हमें इसी पे रहना चाहिए या पुराने पे जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तब्दीली की जरूरत है, हमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए। इसी तरह सोसाइटी में अपर मिडिल लोअर क्लास भी होती है। तो ये डिवीजन होती है, लेकिन पॉपुलिज्म का इशू ये है कि ये उसको बहुत एग्जासरबेट कर देती है, पब्लिक अफेयर में ले आती है, और एक उस पॉइंट पे ले जाती है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया। जैसे आज हम देखते हैं कि जो पीटीआई, पाकिस्तान को जो पॉलिटिकल एरिना है वो पीटीआई वर्सेस रेस्ट हो गया, और एक रेस्ट में पॉलिटिकल पार्टीज भी आती हैं, इदारे भी आ जाते हैं, और फॉरेन कंट्रीज भी इवन के आ जाते हैं। तो इतनी ये खौफनाक हद तक पोलराइजेशन हो चुकी हुई है। फिर हम देखते हैं कि एक मैनिफेस्टेशन, एक इम्पैक्ट इसका ये आता है, और ये बहुत लॉन्ग टर्म ये भी रहने वाला है, कि पर्सनैलिटीज और पार्टीज को अपर हैंड दिया जाता है बजाय कि सिस्टम को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, इदारे, ये चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। हमें लगता है कि हमारा जो लीडर है या पार्टी है या आइडिया है जिसको हम फेवर एडवोकेट कर रहे हैं, वही हमारा निजात दहिंदा है। वो होगा तो हमें निजात मिलेगी, उसके बगैर हमें कुछ भी नहीं होगा। आजकल जैसे हम पीटीआई के केस में देखते हैं, सॉरी टू मेंशन, या हिटलर के केस में देखते हैं, उनको भी लगता था हिटलर है तो हमें ये निजात मिलेगी इनसे, जीवित से, और ये जिनसे जंग हारे में हिटलर नहीं होगा तो हमारे लिए मसाइल हो जाएंगे। तो ये इसके कुछ इम्पैक्ट हैं जो कि मेन मेन इम्पैक्ट हमें देखने को मिले हैं, और ये सारे प्रैक्टिकल हैं जो कि आज भी हो रहे हैं दुनिया में। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे आइदर हम पूरा पॉपुलिज्म को एवर्स कर लें, या अगर ये आ गया तो उसकी इफेक्ट को मिटिगेट करें। उनमें सबसे पहला जो है कि सिस्टम आपने ऐसा बनाना है जो कि राइजिड सिस्टम हो, जहाँ से रूल ऑफ लॉ हो, मेरिटोक्रेसी हो, जहाँ से escape पॉसिबल ना हो। उसमें हम देखते हैं क्या होगा, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन होगी। जो पीछे हमने देखा कि इंडिया में लेजिस्लेशन हो रही है, हिटलर के दौर में भी होती रही है यहूदियों के खिलाफ। लेजिस्लेशन का मसला ये होता है कि वो फिर चीज लीगलाइज हो जाती है। वैसे तो आप करें इलीगल, तो लोग कहते हैं कि ठीक है हो रहा है लेकिन इलीगल है, लेकिन जब एक पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है फिर कुछ जवाब ही नहीं रहता, फिर कोई कानून उस पर पनिशमेंट के लिए इनेक्ट भी नहीं होता। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को हाईएस्ट एस्टीम में रखना चाहिए। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि ऑल दो बोरिस जॉनसन एक पॉपुलिस्ट लीडर थे, ठीक है, लेकिन उनका सोसाइटी, उनका जमहूरियत तकरीबन 450 साल पुरानी है। उनमें तो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ट्रेडिशन को वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी जो ट्रेडिशन बनी हुई है। कि हमने देखा कि जुलाई 2019 में ये इलेक्ट होते हैं बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, लेकिन दिसंबर 2019 में 5-6 माह के बाद इनकी कैबिनेट में से कुछ मिनिस्टर रिजाइन देते हैं, और इनको लगता है कि अब इनकी हाउस में मेजोरिटी नहीं रही। तो बजाय ये उसी हाउस को चलाते और मिनिस्टर को ब्लेम करते या अवाम में चले जाते, अवाम में जाने से मुराद के एलिगेशन लेके इन्होंने दोबारा इलेक्शन का इंदिया दिया, दोबारा इलेक्शन हुए और अवाम ने दोबारा इनको इलेक्ट किया और दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो ये हम देखते हैं कि जब माशरे में मेरिटोक्रेसी हो तो फिर ये हमें ऐसी नोबल एग्जाम्पल देखने को मिलती हैं। और हालांकि ये वो टाइम था जब ये ब्रेग्जिट को स्पीयर हेड भी कर रहे थे। सोल ये सबसे बड़े लीडर थे जो कि ब्रेग्जिट के हक में बोलने वाले थे, फिर भी इन्होंने वो कॉज भी सेकंड कर दी, सबसे पहले री इलेक्शन की तरफ गए। उसके बाद एक जो बहुत बड़ा आर्गुमेंट है कि हम कैसे बचा सकते हैं अपनी कौम को, वो है कि लोगों को एजुकेशन दें। अब अक्सर माइंड में क्वेश्चन आएगा कि एजुकेशन तो यूके और यूएसए में भी था, वहां पर क्यों ये पॉपुलिज्म आ गया, तुर्की में भी एजुकेशन है। तो इसमें यह है कि देखिए, पॉपुलिज्म को शायद हम बचा नहीं सकते लेकिन हम कम कर सकते हैं। हम अपने या इंडिया की एग्जांपल उनसे कंपेयर करें तो हमें बहुत अच्छी तरह पता चलेगा। ट्रम्प पॉपुलिस्ट था, उसको दूसरी टर्म नहीं मिली, वरना उसके पहले जॉर्ज बुश थे, बाराक ओबामा थे, वो सारी दो दो टर्म लेके आ रहे थे। देखा जाए तो इसको भी चांस था कि दूसरी टर्म मिल जाती, इसके पॉपुलर वो फॉलोइंग भी बहुत थी, लेकिन इसको टर्म नहीं मिली क्योंकि वहाँ का माशरा मेच्योर है, पढ़ा लिखा माशरा है, उन्होंने दोबारा टर्म इसको नहीं दी। लाइक वाइज अभी पिछले आर्गुमेंट में हमने ब्रिटिश का देखा, लेकिन इंडिया में हम देखें तो जो मोदी साहब हैं वो भी तीसरी अटेम्प्ट के लिए भी वो विलिंग है, ये इलेक्शन कैंपेन के लिए। इसी तरह हम अगर तैयब एर्दोगान को देखें तो 3 दफा वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं और 2 दफा प्राइम मिनिस्टर, अभी सेकंड टाइम है, तीसरी दफा भी वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ से फर्क पता चलता है, अगर आप कौम को सही मानी में
पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस देंगे और एजुकेशन उनको देंगे। उसके बाद जो एक फैक्टर आता है कि हम कैसे बचा सकते हैं अपनी कौम को पॉपुलिज्म से, वो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को हमने कैंसल नल आउट करना है। हमने ग्रेटर गुड पे फोकस करना, ना कि अपनी कम्युनिटी पे अपनी कास्ट के ऊपर करें, सिर्फ अपनी चीज के ऊपर हम फोकस करें। हमने पूरी जो हमारे अंडर कंट्रोल टेरिटरी है हमने सबको लेके चलना है। इसके लिए एक बहुत अच्छा ये कोटेशन है, कोटेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बाराक ओबामा जब 2008 में प्रेसिडेंट बने थे, जनवरी में जब इन्होंने ऑफिस संभाला था, तो इनका जो पहला इनॉग्रल एड्रेस था उसमें ये बताते हैं कि आल दो मैं बना तो ब्लू अमेरिकन के वोट से हूँ, ब्लू अमेरिकन डेमोक्रेट हैं, रेड जो है वो कंजर्वेटिव को कहते हैं, कि आल दो मैं बना तो डेमोक्रेट के वोट से हूँ, लेकिन मैं ना सिर्फ ब्लू अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ ना रेड का हूँ, बल्कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, और अब हमने एक साथ एक बॉडी होकर चलना है। उसके बाद एक आर्गुमेंट आता है कि हमें सोशल मीडिया और मीडिया को रेगुलेट करना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो ये हमें इंश्योर करना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस लाजमी होनी चाहिए, उसके बगैर डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन हमने इनको क्यों रेगुलेट करना है, उसमें दो फैक्टर्स है। एक तो फेक न्यूज़, सोशल मीडिया मेरे आपके हाथ में है, हर बंदे के पास है, कोई बंदा कुछ भी फेक न्यूज़ फैला सकता है, और ये फेक न्यूज़ भी ऐसी होती हैं कि जंगल में आग की तरह फैलती हैं, और इनके ऊपर पॉपुलिस्ट जो लीडर्स हैं उनका रिजीम फिर प्रोलॉन्ग होता है। नंबर वन फेक न्यूज़ है, और नंबर टू हेट स्पीच को हमने कर्ब करना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो बाय नेचर इनहेरेंटली इंसान की वो है कि इन पे रिएक्शन देता है वो, तो इन पे रिएक्शन मोस्ट ऑफ द केस वायलेंट ही आता है। तो ये है हमारा, इसको वाइंड अप करते हैं कंक्लूजन की तरफ आते हुए। तो उसमें विंस्टन चर्चिल, जो कि इंग्लैंड के वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका कहना है कि जमहूरियत बदतरीन फॉर्म है गवर्नमेंट की, माँ सिवाय बाकियों के। कहने का यह मतलब है कि जमहूरियत अगर सारी किस्म निकाल दे, सिर्फ जमहूरियत रह जाए, तो वो बदतरीन फॉर्म है। जमहूरियत के मानने वालों को कहना है कि ठीक है, ये बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कोई इससे बेहतर सिस्टम भी अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आप लोग अपना फीडबैक दीजिए प्लीज। Thank you so much, Shaswar. It was a wonderful, comprehensive outline. Or थैंक यू वेरी I मच। am not the president of Blue America, neither Red America, rather of United States of America. ये थी ट्रू स्पिरिट डेमोक्रेसी की। लेकिन दूसरी जी तरफ हम बिल्कुल। देख रहे हैं, जैसे आपने बेशुमार एग्जांपल्स के जरिए साबित किया, कि पॉपुलिस्ट लीडर जो है वो मैसेज को एक साइड पे ज्यादा जो है वो उसकी बहुत ज्यादा साइड पे ले जाते हैं और टिल्ट होती है, और इस तरह से बाकी जो पार्टीज होती हैं इसके अंदर, कंट्री के अंदर, उनसे एक एलियनेशन जो है वो एक क्रिएट हो जाती है। जी सर। दैट इज व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट, दिस टॉपिक इज सो इम्पोर्टेंट। चैट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इजलालुल्लाह खान ने जो है वो भेजा है कि मोदी जब भी इलेक्शन आता है तो उस वक्त मोदी ऑल्सो अटैक्स पाकिस्तान एवरी टाइम नियर इलेक्शंस, इजंट इट अ पॉपुलिस्ट मूवमेंट ऑल्सो? व्हाट डू यू थिंक, शासवार? सर मेरे ख्याल में पॉपुलिस्ट मूव ही है, क्योंकि पॉपुलिस्ट मूव का एक फीचर है, हमने यहाँ पे क्योंकि फीचर पे बात नहीं की, तो उनका फीचर है कि आप किसी बाहर के बंदे को, या आप अपने आप को ऐसे शो करते हैं कि आप एक सेवियर हैं और आप किसी बाहर की कुवत के साथ लड़ रहे हैं। जैसे आप नॉर्थ कोरिया में देखें, तो जब से नॉर्थ कोरिया में इनकी गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टेंटली ये लोगों को बताते हैं कि अमेरिका का दुश्मन है और हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। इसी तरह ईरान में है, पाकिस्तान में इवन जो अभी साबिक वजीर आजम हमारे गए हैं, वो भी कॉन्स्टेंटली ये आइटरेट करवा रहे हैं कि जो फलाना फलाना हमारा दुश्मन है और हमारी उनके खिलाफ जंग है। इसी तरह मोदी का भी ये है कि, बल्कि इवन हम भी ये काफी कहते रहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उनके खिलाफ जो है वो लड़ना है, तो किसी की हेजीमनी वहां से कायम होती है। इसी तरह मोदी भी हैं, उनकी भी क्योंकि पब्लिक में ये एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट पाए जाते हैं, तो वो भी इसका जितना इस्तेमाल हो सकता है खुल के करते हैं। जी एग्जैक्टली आपको चैट में काफी ज्यादा जो है वो लोग फीडबैक भेज रहे हैं। इट्स एन एक्सीलेंट आउटलाइन और जी सर, बहुत थैंक जबरदस्त रिसर्च है आपकी। यू हैव वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस, इट्स अ ड्यूरेबल यू। जी एफर्ट, सर। अनपैरेलल्ड एफर्ट, और बहुत अच्छे अच्छे आपके पास आपके लिए जो है वो वर्ड्स आ रहे हैं। सिर्फ मेरे पास शायद काफी ना हो, लेकिन ये चैट के अंदर यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड फीडबैक। एक्सीलेंट वर्क शाहसवार। मैंने पहले ही से कहा था, जिस वक्त रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, कि मैं जिस वक्त से शाहसवार की आउटलाइन पढ़ी है उसके नशे में हूँ क्योंकि इतना मजा आया था उसको पढ़ने का। शाहसवार टुक अ लॉट ऑफ टाइम,
लेकिन दिल नहीं था कर रहा उसको कहने को कि यार इसको कट शॉर्ट करो, बिकॉज इट वाज सच अ ग्रेट डिटेल. Of course, I'm sure this would be helpful to the aspirants in making up their own arguments as well. Okay, so we move on to the next presenter. Okay, our next presenter is Shehzadi Talib, and I'll be sharing the screen, and it's over to you, Shehzadi Talib. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आज का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल में बहुत बहुत अच्छी बेस बनाई है मेरे से पहले प्रेजेंटर ने, एंड ही हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल्ड वे. तो मैं थोड़ा उसको एक्सटेंड करूंगी क्योंकि मेरी जो आईडी कोडेड इन अ वेरी डिफरेंट वे. So I guess I hope that it will help you in the another dimension. So it's true democracy and the enigma of populism, and I'm I just written it, the quote underneath that actually explains that politics is more difficult than physics. So the enigma of populism is a mystery that we have to like unravel, or we have to kind of explain it in a very brief or other terms. So in my second, that is the crunch paragraph, I would be talking about that how the idea of democracy and the populism in modern world is working. So it's already containing the details that have been mentioned by the earlier presenter. मैं सिर्फ एक quote यहाँ quote करूँगी, how democracies die. In that book, the writer actually says that populists who come to power via the ballot box, rather than the dictators who come to power via coups, are the main threat to democracy today. So we are focusing on that perspective, that populism is not about the autocratic kind of the military coups जो होते हैं. Basically populism में ये ballot box से ही आए होते हैं, but they are on the very other side of the story. So in my third, I'm explaining how enigma of populism is antithesis to true democracy. And in third 3A, I have given a reference from London School of Economics Political Review, published in 2019, Are Populism and Democracy Incompatible? And in that, actually, I'm giving a very theoretical perspective into that populism is reverting back to Athenian democracy, which is very kind of antithetical towards the modern democracy or the Western liberal democracy, जिसमें equality of rights, freedom और ये सारी चीजें हैं. जबकि Athenian democracy में था कि fit to rule, कि जो fit है वो ही rule करेगा. So वो it was again in the hand, the democracy was revolving around in the hands of a few people. So अभी भी हमें ये लगता है कि जो populist leaders हैं वो खुद तो ये समझते हैं कि they are fit to rule. That is why populism is reverting to that. In 3B इसमें ये था कि basically जो populism का एक main agenda होता है identification of the poor people and the corrupt elite. So it actually divides the nation into two extremes, जिससे polarization of the society जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है. जबकि democracy is all about, for instance, in federalism or other concepts of the government, we study that diversity is to be owned. So in that way, they have been kind of polarizing the society instead of making a pluralistic society. So this actually increases the risk of political instability and democratic breakdown. और इसकी example पहले भी presenter ने यही दिया कि instead in case of Pakistan हम ये देख सकते हैं कि हमारी एक इमरान खान की तरफ से जो एक political thought है वो एक तरफ है, बाकी मुल्क एक तरफ है. इसी तरह मोदी की government में देख लें, they consider the Hinduism and on the cultural, it was a civilization of the cultural or the religious basis जो clash of civilization का apply करें populism में, तो उसके मुताबिक they consider themselves on the one side of the scale and the other nationalities or the ethnicities and religions on the other side of the scale. So that's how the societies have been kind of polarized. 3C is about that how the other voice has been kind of made silent or silenced, that in which they restrict the civil society groups that might oppose them. For instance, इसमें टर्की की example है कि जैसे trade unions और women groups जो कि भी तैयब अर्दगान की पार्टी के against थोड़ा सा बोलते हैं, or they are critical of women, little policy or other things. So they actually lost their members or the policy influence as well.
इसी तरह जो वेनेजुएला में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऐसे लॉज बनाए थे कि जो बेसिकली क्रिटिसिज्म को अलाउ नहीं करते थे, एंड गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द कंटेंट ऑफ द रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स। 3D में था बेसिकली, इट्स अ डेटाबेस, आर्कीगॉस डेटाबेस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिसमें थ्रू आउट दी हिस्ट्री जो भी पॉलिटिकल लीडर्स आए उनका कंप्लीट डेटाबेस होता है, वेदर दे वर ऑटोक्रेटिक, वेदर दे वर मिलिट्री बैक्ड, और वेदर दे वर द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड representatives or all that. On that they have given a very detailed research जिसमें ये था कि populists on average hold office for twice as long as the non-populists, 6.5 versus 3 years. और इसी तरह एक second जो उनकी finding थी, according to that, the populist leader is nearly 5 times more likely than a non-populist to survive in office for over 10 years. So they do not get kind of out of the office on their electoral जो आपका 5 years का complete हो जाता है representation का point, period. Rather they stay in the office and they try to kind of extend it as much possible as they want to. So in 3E, it's also related to the above point that if they have to be removed, they only have to be removed either under such dramatic circumstances. For instance, in 14 cases, the populists had not left at all. And if we consider that they have left the office in 11 cases, that was 23%. In the other way, जो 11% थी, उन्होंने खुद democratic kind of उसमें जो democracy के elected representatives होते हैं, वो खुद ही they get it down and they contest for the next election. लेकिन इनमें ये resistance होती है, they do not leave the office easily. So this is how that is going against the true democracy, which is actually the true representation of the people. In 4, it's how that it's reversing or backtracking the achievements of the true democracy is in 4A, it's against the research of the populist harm to democracy and empirical assessment, the Bonk and Kairiki. It was a good read. I would suggest you all to go through this link and research and read that whole document. And in that document, it was written that 50% of the populists have changed or amended constitutions while in office. And if we have seen this in a kind of in different waves across the world, that first they've come to the office and their target is to change the constitution in favor of themselves. For instance, particularly in kind of extending their term to rule. In 4B, it's about decline in political rights and civil liberties. ये Freedom House का जो data है, उसकी जो analysis पे ये research का result था कि populist rule is associated with a 7% decline in press freedom, 8% fall in civil liberties, and 13% decrease in the political rights. So that's how we can see that what things that democracy has achieved have been being lost in these countries. In 4C, it's about the clientelism. ये concept होता है economics में, जिसमें या political economy में होता है कि जिसमें आप अपने favorite groups वगैरह को कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, या जिन लोगों से आपको होता है कि अगले नेक्स्ट इलेक्शन में ये आपको वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जैसे फाइनेंशियल आपकी वो करेंगे, फंडिंग वगैरह एक्सेट्रा, तो उसमें अपने ये पहले अपोज करते हैं पॉपुलिज्म में आके, एंड व्हेन दे गेट इनटू द ऑफिस देमसेल्फ, तो वो फिर एक नया ही इवल ऑपोजिशन और अदर काइंड ऑफ कंट्रोलिंग द अदर ऑपोजिशंस काइंड ऑफ टैक्टिक्स, उसमें आप ये अपने ही लोगों को फिर से फेवर करना शुरू कर देते हैं. सो दे आर डूइंग द सेम थिंग, बट दे आर डूइंग अंडर द गार्ब ऑफ पब्लिक वेलफेयर, कि हम ये पब्लिक वेलफेयर में कर रहे हैं. ये वेनेजुएला की एग्जांपल इसमें लिखी थी कि ही एक्चुअली दैट प्रेसिडेंट एक्चुअली यूज्ड दैट प्रैक्टिस टू कन्फ्रंट द इविल ऑपोजिशन एंड डिफेंड द बोलिवियन रेवोल्यूशन. In 4D, it's about institutional decay. Darren Acemoglu is basically a very renowned economist. Political economy में भी ज़्यादा इसी को quote किया जाता है. His whole research mostly surrounds around institutions. उनकी एक research थी that was very good कि institutional decay हो जाता है whenever the populists come into the power. ये media houses like media freedom पे attack करते हैं, तो वो media being fourth pillar, तो वो as an institute वो decay हो जाता है. इसी तरह आपके ये will of the people के
उस काइंड ऑफ mantra को या वो क्या कहते हैं आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करते हुए they actually attack the courts or judiciary as well. तो उसमें एक एग्जांपल रिसेंट ये थी कि ट्यूनीशियन प्रेसिडेंट ने अभी जुलाई 2022 में 57 जजेस को सैक किया है. सो दिस इज अ वेव ऑफ kind of an institutional decay that is happening around the world. In 3A जब हम बाकी सब देख रहे हैं तो उसमें बड़ा सबसे बड़ी चीज इकोनॉमिक लॉसेस भी है, क्योंकि जब आपका कंट्री वो एक डिफरेंट ट्रैक पे चलना शुरू हो जाता है तो दैट इज कॉजिंग यू ह्यूज ग्रेट काइंड ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस, जिसमें एक रिसर्च के मुताबिक शॉर्ट पॉपुलिस्ट रिजीम्स शॉर्ट टर्म फिस्कल पॉलिसीज होती हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना वही टर्म जो होता है उसको अटेन करने के लिए दे डोंट गो फॉर द लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जैसे 10 years का कोई उनका वो माइंड में नहीं होता. एंड दे अपील टू पुअर वोटर्स, दैट्स व्हाई इसमें फिर आपका जीडीपी लॉस होता है, आपको स्काईरॉकेटिंग इन्फ्लेशन होना शुरू हो जाती हैं, आपके डेब्ट्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं. और इसी की एग्जांपल ये थी कि जैसे अतैयब अर्दगान इज अ वेरी स्टॉन्च पॉपुलिस्ट काइंड ऑफ अ लीडर, उसके दौर में 83% हो चुकी है इन्फ्लेशन. सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन. और ये 10% लॉस एक रिसर्च का था, वो मैं मेंशन करना भूल गई हूँ. उसमें था कि 10% लॉस होता है जो पॉपुलिस्ट रिजीम्स हैं उनके जीडीपी में ओवर द पास्ट 2 decades हो चुका है एज कंपेयर टू द नॉन पॉपुलिस्ट रिजीम्स. अब ये सब हो गया, बट हाउ वी हैव टू लाइक वी कैन नॉट एंड इट इन अ swift wave, rather we have to like stop it and thwart it to let democracy prevail. Because इसमें फिर कुछ suggestions हैं in 5A. It's about that we have not the democracy का जो main reason था वो ownership of issues से थोड़ा हट गए थे. So for the democracy has to ownership of the issues and focusing on the viable solution, because populist leaders always talk about कि हम आपको jobs देंगे, हम आपकी इसके लिए काम करेंगे, आपका immigration से आप लोगों को बचाएंगे. That's how they actually sell their idea. So Green Party's success in 2019 European elections due to clear ये 55% इनके members हैं उसमें European उस countries में. तो it's basically they have owned the issues. And firstly इनमें environment है, climate change है, political stability है, economic stability है, इन सारे issues को उन्होंने own किया. That is the reason they have been getting a good kind of response from the public during the election turnout. So in 5B it's about you have to change the perception rather than educating. Education में आप उनको fact से बात करें. Even you can have it in your real life कि आप किसी को fact से बात बताएं तो nobody actually listen to that fact. तो आपको अपने norms को revise करना है, उनमें people's perception को revise करना है, उसके through लोगों को इस तरह की populist lobbies से निकालना होगा. Creating an inclusive discourse of unifying narratives to counter us. अच्छा ये us versus them वाली जो divide है, it's very important to study in very different perspectives. जैसे terrorism में भी कहते हैं, वो कहते हैं हम us and versus them वाली divide आ जाती है. So basically we have to create back that inclusive discourse of unifying narratives. Diversity को अपनाना चाहिए, जबकि ये us versus them और elite और pure people वाली divide को खत्म करना चाहिए. And 5D is about nurturing a sense of solidarity and security through a welfare state. Nordic model is basically that. इसमें fair और competitive markets होती हैं, education आपकी बिल्कुल ही welfare state की तरफ funded होती है, health funded होती है. So that is how जब आप basic facilities और ये सारी security देते हैं, तो people actually don't fall prey to the other fall hopes of the populist leaders. So 5E is all about the institutional strength. That you have to make your institutions immune to such political hijacking and other things. That's all from my side. Thank you. Excellent work, Shadadi Talib. मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि तुम लोगों की ऐसे जो है वो आखिर क्यों ना टॉप करो तुम लोग. कमाल रिसर्च है भाई. I enjoyed each and every point that you have given here. Students, do you have any questions here? Brilliant outline by Shaswar. He's saying. Excellent. शिदा जफर आपके ना डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं, उसको जरा एवरीवन पे करें. नहीं शिदा, आप शायद पहली दफा अटेंड कर रही हैं मीटिंग. आउटलाइंस आर लॉन्गर देन यूजुअल. आउटलाइंस लॉन्गर नहीं है, शुरू में एक्सप्लेन किया था हमने कि हम रिसर्च साथ दे रहे हैं. ये आउटलाइन एग्जामिनेशन वाली नहीं है, ये तो रिसर्च पेश कर रहे हैं सिर्फ आपकी सहूलत के लिए. वरना एग्जामिनेशन में तो आपने ये सब कुछ नहीं ना लिखना होता साथ. ये तो ऐसे के अंदर लिखा जाएगा बॉडी पैराग्राफ्स में.
यहाँ सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, एस्पायरेंट्स की हेल्प के लिए इन लोगों ने रिसर्च की है और साथ हर पैराग्राफ का जो है वो रिसर्च जो है वो भी शो कर रहे हैं। तो ये आउटलाइन नहीं है, एग्जाम वाली आउटलाइन नहीं है जी। अपनी मैसेज को जरा एवरीवन पे कीजिएगा शिता जफर। ओके, ये मैं हर मीटिंग में एक्सप्लेन करता हूं कि ये एग्जामिनेशन वाली आउटलाइन नहीं है, ये आउटलाइन है जिसके अंदर हम, ब्लैक वाले तो आपके आउटलाइन है और ब्लू जो है वो सारी आपकी एक्सप्लेनेशन आपको नजर आ रही है यहाँ पे। वंडरफुल शहजादी तालिब, आई वाज ऑलरेडी, आई अप्रिशिएट योर माइंड सो मच। और मेरी यही दुआ है, यकीन करें कि अभी ये जब ये चल रहा था आउटलाइन आपकी, और पहले शाहसवार की भी और आगे अली रजा भी, तुम सब लोग ये प्रेजेंटेशन जो कर रहे हो, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके जहन को और जला बख्शे और आपके जहन की ये जो पावर जो उसने दी है अल्लाह ताला ने आपको, उसको आप अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सके। बेशुमार मैसेजेस मुझे आते रहते हैं स्टूडेंट्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, कि जिस तरह से तुम लोगों की रिसर्च हेल्प कर रही है उन स्टूडेंट्स को, और बेशुमार स्टूडेंट्स आपको दुआएं देते हैं, पुअर स्टूडेंट्स जो कहते हैं हम एकेडमीज ज्वाइन नहीं कर सकते, हम लोग इन वीडियोस के जरिए इतना कुछ हासिल कर रहे हैं, और ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से है। जो ये सारी ईडीएफ प्रेजेंटर्स का ग्रुप जो है, तुम लोग जो रिसर्च कर रहे हो, जो आज पेश कर रहे हैं, और जो इसके अलावा जो पहले भी जिन्होंने पेश किया, आइंदा पेश करेंगे, ये तुम सब लोगों को दुआएं मिल रही हैं। और मुझे मैसेजेस बेशुमार आते हैं मुख्तलिफ, इंस्टाग्राम पे, आप इसके ऊपर यूट्यूब पे आप कमेंट्स देखें, और व्हाट्सएप में बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी आपने हेल्प की है इस तरीके से, तो थैंक यू सो मच। क्रेडिट इन बच्चों का है यार, मैं तो सिर्फ ऑर्गेनाइज करता हूँ ना इनको। थैंक यू वेरी मच। ओके, वी विल क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रेजेंटर एंड दैट इज अली। और okay, next is Ali Raza, and I would be sharing screen with Ali Raza's outline on it. So here you are. Ji Ali, it's over to you. Sir, should I start from the Ji, beginning? please, from the beginning. Assalamu alaikum everyone. Our today's topic is true democracy and enigma of populism. मैंने इस टॉपिक को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, देन मेरा क्रंच पैराग्राफ है जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि किस तरह पॉपुलिज्म जो एविडेंट था 20वीं सेंचुरी में भी और 21st सेंचुरी में भी इसका थ्रेट रहेगा। देन मैंने थर्ड डिस्कस किया है कि किस तरह डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो फॉल्ट लाइंस होती हैं उसको पॉपुलिस्ट लीडर यूटिलाइज करते हैं और अपने आप को पावर में लेके आते हैं। देन फोर्थ में मैंने डिस्कस किया है कि पॉपुलिज्म इस तरह डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट है और इसको डैमेज कर रहा है। और फिफ्थ हेडिंग में मैंने इसके वे आउट्स डिस्कस किए हैं कि किस तरह हम इसको कंटेन कर सकते हैं। और 6 पे कंक्लूजन है। तो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ इन डिटेल। सर स्टार्ट में कीजिएगा। जी। तो मैं सेकंड हेडिंग से स्टार्ट करता हूँ कि व्हाई पॉपुलिज्म हैज गेन्ड मच अटेंशन द 21st सेंचुरी। तो एक है मलिहा लोधी, उन्होंने आर्टिकल लिखा था इज राइट विंग पॉपुलिज्म फेडिंग 2022 में। तो उन्होंने इसमें ये बात की थी कि जो पॉपुलिज्म का इशू है वो हमारी सोच से ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि जो इसकी अपोजिंग फोर्स है जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस है, डेमोक्रेसी है, वो इतना वीक और अनइंस्पायरिंग है कि वो इसको टैकल नहीं कर सकता। और कुछ एनालिस्ट ने वार्न भी किया है कि वर्ल्ड जो है 21st सेंचुरी में पॉपुलिज्म की सेकंड वेव को फेस करेगी। देन थर्ड पॉइंट की तरफ जाता हूँ कि कैसे जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको यूटिलाइज करते हैं पॉपुलिस्ट लीडर। तो 3A पॉइंट में, सर इसको जरा डाउन कीजिएगा काइंडली। तो सर फाइल को स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। 3A पॉइंट में जो पॉपुलिस्ट लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो उसको पॉपुलिस्ट लीडर फिल करते हैं। इसको मेरिनो टोसल ने एक आर्टिकल लिखा था द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल ट्रस्ट इन स्पेन एंड पुर्तगाल। तो उसमें उन्होंने ये बात जिक्र किया था कि जो डेमोक्रेसी है वो
सम कंट्रीज में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो लोगों के जो ऑर्डिनरी मसाइल हैं उनको टैकल नहीं करता, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है और उस ट्रस्ट डेफिसिट को पॉपुलिस्ट लीडर यूज करते हैं। देन मेरा 3B पॉइंट है कि रिच एंड पुअर डिवाइड की वजह से एक इक्वालिटी इंक्रीज हो जाती है सोसाइटी में, और उसको भी यूटिलाइज करते हैं, जिसको एक आर्टिकल था इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी एंड वेल्दी क्लास 2017 में ये पब्लिश हुआ था। उसमें उन्होंने बोला है कि जैसे सोसाइटी में इनटॉलरेंस इंक्रीज हो जाती है तो लोग जो एंटी माइग जैसे यूरोप में हुआ था कि उन्होंने एंटी इमिग्रेंट मैसेजेस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और उसको पॉपुलिस्ट लीडर ने यूज़ किया था। ट्रम्प ने भी ये कार्ड काफ़ी यूज़ किया और वो पावर में आ गया। देन मेरा 3C पॉइंट है कि कैसे जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं एक प्रीटेक्स्ट पॉपुलिस्ट लीडर को कि वो इनको एज अ लूप होल यूज कर सकें, जिसकी एग्जांपल मोदी है इंडिया में और ब्रेग्जिट मूवमेंट है यूके में और ट्रम्प और टी पार्टी फिनोमेना है यूएसए में और ब्राजील में बोल्सोनारो लीडर ने इसको यूज किया था। देन मेरा 4 पॉइंट है कि किस तरह जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स होते हैं डेमोक्रेटिक पार्टीज ने उनको अबेंडन कर दिया है और जिसकी वजह से एक ओलिगार्किक रिजीम एस्टेब्लिश हो जाते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, और ये ओलिगार्किक सिस्टम जो है वो पॉपुलिस्ट लीडर को सपोर्ट करते हैं कि वो अपने नैरेटिव को मजीद स्ट्रेंथन कर सकें। देन मेरा 4 हेडिंग है पॉपुलिज्म इज काजिंग अ ग्रेट डैमेज टू डेमोक्रेसी। तो 4A में मैंने डिस्कस किया है कि जो पॉपुलिस्ट लीडर हैं वो इंस्टीट्यूशंस के रोल को डिनाउंस करते हैं। वो किस तरह डिनाउंस करते हैं कि वो अपने एजेंडाज को प्रमोट करने के लिए उनको फुलफिल करने के लिए वो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हैं और जितने भी इंस्टीट्यूशन उनके एजेंडा के रास्ते में रुकावट होते हैं उनको वो डिसमेंटल करने की कोशिश करते हैं। इसको स्टीवन लेविट्स्की एंड जेम्स लॉक्सटन ने एक आर्टिकल पॉपुलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म 2013 में पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया था। देन मेरा 4A पॉइंट है कि जो अगर पॉपुलिज्म अगर किसी एक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा हो तो वो कॉन्टिगुअस इन नेचर है और दूसरी स्टेट्स इस नैरेटिव को बाय करती हैं। तो इसमें एक फोर्ब्स में आर्टिकल पब्लिश हुआ था तो उन्होंने उसमें डिस्कस किया था कि पॉपुलिज्म एक हाईली कॉन्टिगुअस है, ये पॉलिटिकल सिस्टम के जो मेथड्स होते हैं और मीन्स होते हैं उनको टोटली रीशेप कर देता है जो इसकी नेबरिंग स्टेट्स होती हैं उनमें भी। देन मेरा 4C पॉइंट है कि पॉपुलिज्म एक विशियस साइकिल है जो कि एक दफ़ा कोई कंट्री इसमें घुस जाए तो उसके लिए निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसका मेरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट इस तरह है कि जैसे ही कोई एक लीडर आता है पॉपुलिस्ट तो उसके जो प्रॉमिसेस होते हैं वो फाल्स होते हैं, अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस होते हैं, वो फुलफिल नहीं कर पाता। तो जो दूसरे ऑलरेडी डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं तो वो देखते हैं कि यार इस बंदे ने इस तरह पावर में आ गया तो हमें भी इसको ऐसे ही टैकल करना चाहिए, तो वो भी पॉपुलिस्ट बन जाते हैं। देन मेरा 4D पॉइंट है कि अगर पॉपुलिस्ट एक दफ़ा पावर में आ जाएं तो उनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, जो उनका सेल्फ लिमिटेशन सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे जिसकी एग्जांपल जर्मनी में नाज़ी पार्टी थी, तो शुरू में तो उन्होंने लोगों को कन्विंस कर लिया कि हम ये सारे मसाइल ठीक कर देंगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने जर्मनी का जितना नुकसान किया, जर्मनी पूरा एक सेंचुरी बैक चला गया। देन मेरा 4E पॉइंट है कि ये अंडरमाइन करते हैं रिलेशंस को सिटीजन्स के, जो सिविल रिलेशन होते हैं रिस्पेक्ट के और डिग्निटी के आपस में पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के दरमियान, तो ये उसको सारा अंडरमाइन कर देता है पॉपुलिज्म। इसको पॉपुलिज्म इज इंडीड अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी एंड अ पॉजिटिव केस फॉर इट इज रादर फीबल, ये आर्टिकल का टाइटल है, ये NED ने लिखा था 2017 में। देन मेरा 4F पॉइंट है कि पॉपुलिस्ट किस तरह सोसाइटी को एक्सक्लूजनरी ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। वो डिनाई करते हैं कि सोसाइटी प्लूरलिस्टिक ना हो और लोगों में इस चीज़ की सेंस ख़त्म कर देते हैं कि हमने किस तरह लोगों लीडर्स को उनके जो
मटेरियल अफेयर्स हैं, उनके जो फिजिकल वर्क्स हैं, उनकी बुनियाद पे हमने उसको जज करना है। रादर वो सिर्फ इस तरह देखते हैं, जैसे पाकिस्तान में है इमरान खान टिकटॉक पे फेमस है, वो इस तरह गाड़ी से उतरता है और ये वो इस तरह की चीज़ें देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं। हमारी मैसेज को उसकी पॉलिसीज के बारे में कोई पता नहीं होएगा, लेकिन उनको सिर्फ ये पता है यार ये इंग्लिश अच्छी बोल लेता है, तो यही हमारा लीडर होना चाहिए। देन मेरा 4G पॉइंट है कि पॉपुलिस्ट जो लीडर होते हैं वो लिबरल इंस्टीट्यूट्स को, उनकी फाउंडेशंस को डिवास्टेट कर देते हैं। इसमें वो कोशिश करते हैं कि जो भी उनके अगेंस्ट होता है उनकी विल के, तो उसको हम पेरिश कर दें। देन 4H पॉइंट में जो काफ़ी लिबरल इलिबरल एलिमेंट्स होते हैं पॉपुलिज्म के, वो थ्रेट हैं डेमोक्रेसी के लिए। जैसे कि पॉपुलिस्ट रिजीम में जो इंडिविजुअल मिनॉरिटीज़ होती हैं तो उनकी से का कोई ख्याल नहीं रखा जाता और उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की जाती है, जिसकी एग्जांपल इंडिया में है। जो मुस्लिम का मिनॉरिटी हैं उनके जो रूल, उनके जो राइट्स हैं, उनको सब अंडरमाइन किया गया है। इसको जेन वर्नर मुलर ने कोट किया है, द पीपल मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विद इन द पीपल 2014 में। देन मेरा 4I पॉइंट है कि जो पॉपुलिज्म है वो एग्जेक्टिव्स को एम्पावर करता है, कि वो एग्जेक्टिव्स को एम्पावर करता है कि वो अपने अपने राइट्स हैं उनको आउट ऑफ द वे जाके यूटिलाइज करें, क्योंकि पॉपुलिस्ट लीडर इस काबिल नहीं होते कि वो लेजिस्लेशन करके चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, तो वो एग्जेक्टिव्स को पावर्स दे देते हैं और ये एक ट्रूली अनडेमोक्रेटिक पार्ट है इसका। देन मेरा 4J पॉइंट है कि पॉपुलिज्म जो है वो सीरियसली अंडरमाइन करता है पॉलिटिकल नैरेटिव को एक कंट्री में। जैसे कि 2016 में ट्रम्प ने अपनी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट की तो उसके टोटली पॉपुलिस्ट एजेंडा थे, लेकिन जो वो इसके अपोजिंग थे, ओपोजिट थे, वो उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो ट्रूली डेमोक्रेटिक थी, लेकिन वो इसको कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। देन उन्होंने भी शिफ्ट किया कि हम भी पॉपुलिस्ट एजेंडाज को प्रमोट करते हैं। इसको अजवार जवेद ने एक आर्टिकल लिखा था पॉपुलिज्म और पॉलिसी 2022 में, उसमें इसने कोट किया था। देन मेरी 5th हेडिंग है, इसमें मैंने वे फॉरवर्ड दिए हैं कि किस तरह हम पॉपुलिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा 5A पॉइंट है कि हमें जो फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉपुलिस्ट पार्टीज हैं, उन्हें हमें पॉलिटिकल सिस्टम से एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। सिर्फ उनके जो इलिबरल आइडियाज हैं उन पर चेक रखना चाहिए और उनको पॉलिटिकल सिस्टम में रह के पावर में आने देना चाहिए। इसको एक ऑथर थे गॉडविन, उन्होंने आर्टिकल लिखा था राइट रिस्पॉन्स 2012 में। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम उन्हें अनपॉलिटिकली पावर से बाहर करेंगे तो फर्दर कंट्रीज में जो अनइंटेंडेड इफेक्ट्स हैं वो फेस करेगी कंट्री। तो ये इस प्रोसेस को हमें ना पॉलिटिकली रखना चाहिए। देन मेरा 5B पॉइंट है कि हमें लोगों की एक सोसाइटी में नॉर्म सेट कर देनी चाहिए कि वो पॉपुलिस्ट आइडियाज को सपोर्ट ना करें। जैसे कि एक स्कॉट ब्लेंडर है, उन्होंने आर्टिकल लिखा था द बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो यूरोपियंस हैं उनके आइडियाज़ काफ़ी एंटी इमिग्रेंट हैं, लेकिन जब वोटिंग हुई थी तो उन्होंने फार राइट पार्टीज़ के अगेंस्ट वोट किया था। इसकी वजह ये थी कि उसकी ओपोजिशन ने काफ़ी काम किया था। एक उन्होंने नॉर्म सेट कर दी थी कि यार ये पॉपुलिस्ट अच्छे नहीं होते, तो लोग उसकी तरफ शिफ्ट हो गए थे। फिर हमें सोसाइटी में 4C पॉइंट है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन रिड्यूस करनी चाहिए। हमें लोगों को फैक्ट्स दे के या ऐसी फिगर्स दे के उनको कन्विंस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अगेंस्ट हम पॉलिटिकल लीडर्स को जो लूप होल्स हैं सिस्टम में एग्जिस्ट करते उनको ओवरकम करके जो उसकी रूट कॉज है उसको एलिमिनेट करना चाहिए। देन मेरा 4D पॉइंट है कि हमें जो पॉपुलिस्ट के एजेंडाज हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, बल्कि जो रियल इश्यूज हैं सोसाइटी में उनके प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए और उन पे फोकस करना चाहिए। जिसकी एग्जांपल है ग्रीन पार्टीज इलेक्शन इन 2019 और यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शंस और जर्मन पॉलिटिक्स। तो ये 2-3 एग्जांपल हैं कि उन्होंने ट्रू इश्यूज पे फोकस किया और पॉपुलिस्ट पार्टीज को उन्होंने पावर में नहीं आने दिया। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।
जी अली, थैंक यू वेरी मच, अगेन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन। ये आ रहे हैं कुछ कमेंट्स। अनीसुर रहमान एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा है कि सिख माइनॉरिटी का भी डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। एग्जैक्टली इजलालुल्लाह खान दोबारा वो उन्होंने हेजमनी इन गुजरात एंड कश्मीर इज आल्सो अ लॉन्ग टर्म पॉपुलिस्ट मूवमेंट ऑफ मोदी। यस ऑफ कोर्स। और बड़े जबरदस्त अंदाज से लॉट ऑफ अटेंडीज आर अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स। मुझे इस आउटलाइन के अंदर जो सबसे जो चीज डिफरेंट तरह लगी है वो ये है कि तुमने हर पॉइंट के साथ उसको जो है वो हाउ इट इज हाउ द पॉपुलिज्म ओपोजेस डेमोक्रेसी और ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, उसको हर जगह पे जो है वो साथ साथ उसको चलाया है। दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच, बजाय इसके कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉपुलिज्म को पहले डिफाइन करें और उसके बाद। और ठीक है, नंबर 2 में फ्रेंच पैराग्राफ में हमने कर दिया कि व्हाई पॉपुलिज्म हैज गेन मच अटेंशन इन द 21st सेंचुरी। और ये टॉपिक आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आगे एज द इयर्स गो ऑन, एज द टाइम गोज ऑन, दिस इज गेनिंग पॉपुलैरिटी इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। और सारे जो फील्ड्स जो हैं स्टडी के, उसके अंदर ये टॉपिक रफ्ता रफ्ता कि डेमोक्रेसी के नाम पे आने वाले डिक्टेटर्स जो हैं ये पॉपुलिस्ट है। और बड़ी खूबसूरती से अली रजा ने यहाँ पे उसको सारे को बड़ी अच्छे तरीके से और सारे फैक्टर्स, उसके ज्यादातर फैक्टर्स जो हैं, दिस हैज बीन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन जिसके अंदर 3 आउटलाइंस हमने देखी हैं और सब एक से एक बढ़ के बाय शाहसवार जफर, बाय शहजादी तालिब एंड बाय अली रजा ऑल्सो। I want to speak a lot about these outlines, but definitely we are short of time and I have to end this part 1. लेकिन आप लोग जब देखेंगे तो आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है YouTube के ऊपर भी, और बाकी जिन चैनल से मेरी आपके साथ कम्युनिकेशन जो है स्टूडेंट्स के साथ है। ये वीडियोस मुझे मुख्तलिफ तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं पाकिस्तान में कि ये ना सिर्फ CSS PMS के लिए यूज हो रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यूज कर रहे हैं। जैसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म वाला था, फॉरेन पॉलिसी वाला था, एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर साहब ने बताया कि जी ये तो हमारा पूरा सेमेस्टर की एक तरह से काम जो है वो एक ही वीडियो के अंदर जो है वो सारा हो गया। और सो इस तरह से ये सारी डिस्कशन जो है, जाहिर है ये मामला इंटरनेशनल एंड नेशनल सिग्निफिकेंस के हैं, तो इनका फिर मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ स्टडीज के अंदर जो है वो इनकी जरूरत होती है। मेरे लिए पर्सनली सबसे बड़ी जो चीज है कि ये एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज और आपके जो मेरे जो विस्टाज ऑफ थिंकिंग है उनके अंदर बेशुमार एक्सपेंशन जो है इसके जरिए हासिल हो रही है। तो ये समझना कि ये सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स के लिए है, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ऐसा नहीं है, दे आर फॉर लार्जर ऑडियंस। सो योर कंट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ द प्रेजेंटर्स, इज ग्रेट and I appreciate really all your effort and hard work. Thank you very much. यहाँ मैं part 1 end करूँगा। इसके बाद second part में हमारे पास 3 outlines हैं by Adan Sajjad, Humaira Qazi and Faria Abbasi, and equally quality outlines. And so next discussion in the part 2. Thank you very much for watching.